सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। नाजरीन, आज का दिन कौमी एयरलाइन के लिए बहुत अहम है। 4 साल बाद PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान से पहली परवाज पेरिस के लिए रवाना हुई। पहली परवाज से PIA को 11 करोड़ रुपए से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल होगा। अगले हफ्ते वाली परवाज़ों की भी तकरीबन 85% सीट्स जो हैं वो बुक हैं। तर्जुमान PIA का कहना है कि यूरोप से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ों की बहुत डिमांड है। PIA की ये अहम पेशरफ्त यूरोप के लिए फ़ज़ाई राब्ते की बहाली की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे नेशनल एयरलाइन की सर्विसेज में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इस पर बात करते हैं और इससे जो हम PIA की निजकार बात कर रहे हैं, जो कि हमें IMF की जानिब से भी कहा गया है कि वो इदारे जो कि खसारे में हैं उनकी निजकारी करना ज़रूरी है। किस हद तक फ़ायदा भी होगा और इसको किस तरह से देख रहे हैं, एहतशामुल हक साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? हमने इस लिहाज से तो जिस तरह आपने बताया बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पता 4.5 साल में आपने देखा कि कितना नुकसान रेवेन्यू का हुआ हमें, और ये प्रॉफिटेबल रूट थे, बड़े बड़े पेरिस, लंदन, उसके बाद कोपेनहेगन, फिर हॉलैंड वगैरह सारे के सारे वो रुके हुए थे। और 4.5 साल के बाद यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने हमें इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन डैमेज इसमें बार बार जिक्र आता है, जिस तरीके से सरवर खान साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर PTI के ज़माने में लहरा दिया, कह दिया था कि जी वो PI के पायलट जो है जाली सनदें रखते हैं, उससे बड़ा हमारी नुकसान हुआ। अब बड़े अरसे के बाद मुझे पता है ज़ाती तौर पे कि हुकूमत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, और उसके बाद GSP प्लस वाला एक नया इशू सर पे खड़ा है, वो भी दोबारा से देखें कहाँ लेके जाएंगा। $2 बिलियन की एडिशन हमें ट्रेड की उन्होंने इजाज़त दी हुई थी एक्सपोर्ट की, वो किधर जाएगी। देखिए अब 2 मसले हैं। एक तो हम ना आज जनवरी की डेट आ गई है कि इसी महीने में इनकी प्राइवेटाइजेशन का अमल दोबारा शुरू करना है, बिडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। वो 6 कंपनियां जिन्होंने पहले हिस्सा लिया था वो भी आ सकती हैं, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल कंपनियां भी इसमें आ सकती हैं। अब यह है कि PIA के लिए जिस तरह इसको लिक्विडिटी बना दिया है, 8 साल के बाद PIA की तनख्वाह में इजाफा कर दिया है। हुकूमत ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए जो आना है उसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन जो मसाइल हैं उसमें जो इसकी निजकारी में परेशान कर सकते हैं वो ये कि इसके असासे जो हैं उनसे ज़्यादा इसके वाजबात होल्डिंग कंपनी को दे दिए, वो कैसे पूरे होंगे। और इसका टोटल डेट आप जानती हैं 800 रुपये का है, वो कैसे पूरा होगा। लेकिन अच्छी बात है कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। अब जिस तरह से PIA के स्पोक्स पर्सन, उनका स्टेटमेंट भी मैं देख रही थी, वो कह रही हैं कि बरतानिया के लिए जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो भी बहुत जल्द उसका भी आगाज़ कर दिया जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तो मिला है कि आपकी यूरोप के लिए भी। फिर हम देख रहे हैं जो बाकी जो हमारी एयरलाइंस हैं उनकी निस्बत हो सकता है इनके फेयर्स भी इकोनॉमिक हों, तो उससे भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा जब इसकी बहाली होगी, तो उससे इसकी निजकारी आसान हो सकती है फिर, राइट? यकीनन आमना इससे डेफिनेटली एतमाद में इजाफा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आपने देखे कि यूरोप के बड़े बड़े कैपिटल में डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी, PIA की लंदन से इस्लामाबाद से लंदन, लंदन से इस्लामाबाद, आप देख लें टिकट ही नहीं मिलता था। इसी तरह आपने देखा है कि ज़माने में PIA की न्यूयॉर्क तक डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी। सिर्फ टोरंटो की अब रह गई थी एक फ़्लाइट, वो भी मुश्किल हालात में कभी जाती थी कभी नहीं जाती PIA की डायरेक्ट फ़्लाइट। ज़ाहिर है उसमें रेवेन्यू मिलता था। बहुत सारे लोग यूरोप, अमेरिका और कनाडा में जो रहते थे वो वहीं से बैठ के डॉलर में टिकट परचेज़ कर लिया करते थे, टाइम को देख के किस वक्त उनके बच्चों की छुट्टियां, कब पाकिस्तान आना है, जो भी सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है एक अच्छी बात है हमने कि अब जो PIA का एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है ना इस हवाले से, जो जिसको PIA अपना IMF रजिस्ट कर रहा था, कोई नए फ्लीट जो लेना है, नए जहाज़ लेने हैं, हुकूमत चाहती थी कि सेल टैक्स उसमें माफ़ कर दिया जाए, वो नहीं मान, अब वो मान गए। तो जाहिर सी बात है सेल टैक्स माफ़ होने के बाद मेरा ख्याल है जब नया फ्लीट किया जाएगा तो हुकूमत को बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ेगा PIA का, और फिर आंदा जो हमें नए जहाज़ मिल जाएंगे, मेरा ख्याल है उसके लिए हमारी एयरलाइन जो एक ज़माने में 4-5वें नंबर पर थी, जिसने मलेशियन एयरलाइन को खड़ा किया, उसके बाद यहाँ हमारे मिडिल ईस्ट में 2 मालिक में आपने देखा जिससे कि उन्होंने अपना उनके फ्लीट को खड़ा किया। तो मेरा ख्याल आइंदा आने वाले दिनों में बहुत अच्छी तवक्को कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है हम ना, इन्होंने अभी जो जहाज़ भेजा है वहाँ पे उसमें देखे ना वायरलेस, बगैर जिसको कहते हैं तार के एंटरटेनमेंट सिस्टम बना दिया। और बाय द वे जहाज़ बड़ा खूबसूरत बना के एफिल टावर और आई लव पेरिस के नाम से वो सारा कुछ आपने देखा जहाज़ पे दिखा गया। तो शुरुआत बहुत अच्छी है। और ये जो हम कहते थे कि कभी बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस थी, ये जो स्लोगन था ये वापस हमें
होता हुआ दिखाई दे। आगे बढ़ते हैं अपनी एक नेक्स्ट स्टोरी की जानिब, जो कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उड़ान पाकिस्तान का जिक्र किया गया। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के जहाँ पर हम बड़े अहम अहदाफ देख रहे हैं, उनमें से ब्लू इकॉनमी पर बड़ी तवज्जो की कहा जा रहा है कि उस पर तवज्जो अब मरकूज़ की जाएगी। इसके हवाले से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 90% तिजारत समंदरों के ज़रिए होती है। समंदरी सयाहत का जो आलमी GDP है उसमें 5.2% हिस्सा है, लेकिन ब्लू इकॉनमी का तस्वुर सिर्फ आपकी ट्रेडिंग या टूरिज़्म तक महदूद नहीं है, बल्कि बहुत वसी है। इसमें फ़िशिंग, समंदरी प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग और उनकी तिजारत और बरामदात भी शामिल हैं। शिपिंग, जो कहा जा रहा है कि शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, ऑफशोर ऑयल बिल्डिंग, ऑफशोर विंड एनर्जी भी ब्लू इकॉनमी ही का हिस्सा हैं, जबकि मैंग्रोव्स के दरख्त, साहली इलाके और उसकी सयाहत का शोबा भी ब्लू इकॉनमी में आते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें नाजरीन, तो ये बेहतरीन समंदरी वसाइल से मालामाल है। मुल्क में 3 फाल बंदरगाहें मौजूद हैं। गवादर पोर्ट के साथ खित्ते का अहम तरीन मनसूबा पाक चीन इक्तसादी राहदारी ज़ेर तामीर है, CPEC। जबकि तर्जुमान बहरी उमूर के मुताबिक वजारत बहरी उमूर ने 2024 में 90 अरब रुपये मुनाफा कमाया और रवां साल के लिए 100 अरब रुपये मुनाफे का हदफ मुकर्रर किया गया। और ये इसलिए मुमकिन हो रहा है कि पाक बहरिया ने हमारे समंदरों को इंतहाई महफूज बनाया हुआ है। साथ ही ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए भी पाक बहरिया के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कसीरुल कौमी मश्क अमन इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसका इनेकाद पाक बहरिया 2007 से हर 2 साल में नहायत कामयाबी से करती आ रही है। रवां साल फरवरी में भी आलमी अमन मशकों का इनेकाद किया जा रहा है, जिनकी खास बात दीगर एक्सरसाइज के साथ अमन डायलॉग है, जहाँ पाक बहरिया समेत दुनिया की मुख्तलिफ नेवीज़ के जो मास्टर माइंड्स हैं वो तबादला ख्याल करेंगे और समंदरों को दरपेश चैलेंजेस भी वहाँ पर ज़ेरे गौर आएंगे। इसी पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब के साथ साथ हमें रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि प्रेसिडेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। वाइस एडमिरल आप रिटायर्ड, ये भी कहिएगा कि सर सबसे पहले आपकी जानिब आ रही है कि अगर हम इस सेक्टर की बात करें, ब्लू इकॉनमी, ये बड़ा निगलेक्ट रहा है। इसमें बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। अगर हम बांग्लादेश के GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो वो $6 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ $1.5 बिलियन है। ये एक तो इतना डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, इतना निगलेक्टेड क्यों रहा है ये शोबा? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रो दिया। सबसे पहली चीज़ तो एक ये सोच कि हम एक मैरीटाइम नेशन है, ये बहुत देर से हमारे अंदर अभी शुरू हुई है। इसी वजह से जो ब्लू इकॉनमी की जो स्ट्रेंथ है वो हम अपनी नेशनल इकॉनमी में उस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाए और उस तरह की पॉलिसीज़ भी नहीं बनी। एक एग्जांपल कि हमारे पास 1974 तक हमारे पास तकरीबन 73 शिप्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनी तो वो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे वो यहाँ से चले गए और अब हमारे पास सिर्फ 12 शिप्स हैं। तो यही तकरीबन पॉलिसीज़ में अगर आप फिशरी की बात करें और इसी तरीके से बहुत शिप रिसाइकलिंग की आपने बात की, टूरिज़्म की बात की, इन सब के अंदर तकरीबन पॉलिसी का ही बहुत ज़्यादा फुकदान रहा है, जिसने कि इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। ये उसका एक लुबे लबाब ये है। जी सर, इसमें आप क्या समझते हैं कि हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिसकी वजह से हम उस पर इस तरह से काम नहीं कर पा रहे? ये अनटैप है कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है। जी, इसमें जैसे मैंने कहा ना कि पहला चैलेंज तो ये पॉलिसी का है, पॉलिसी के बाद फिर स्ट्रैटेजी होती है, उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन भी है। जब तक गवर्नमेंट इसमें रिसोर्स एलोकेशन नहीं करेगी तो वो भी एक डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ उस तरीके से नहीं बनी कि जो इस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा हमारा एक सेटबैक रहा। तो ये मिल के तकरीबन ये सारे ही चैलेंजेस हैं जिनके अंदर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान नेवी भी उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और जो अमन की आपने बात की, तो अमन में पहली दफ़ा अमन डायलॉग को बीच में लाया जा रहा है जी। और जो मैरीटाइम इकॉनमी है ये किसी एक मुल्क के लिए नहीं होती, बल्कि ये सब मिल के उसके अंदर काम करते हैं। तो तब पूरे सीज़ को अगर हम सेफ रखेंगे तो सब के लिए ये एक उसके
आप कह लें कि उसके फ़वायद आते हैं। तो अमन के अंदर भी यही एक थीम है कि सब बैठ के जो आने वाले चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करें और एक मैकेनिज्म ऐसा बनाएं जिसमें कि हमारा जो एरिया है, ओशन है, उसको हम सेफ बनाएं। बिल्कुल ठीक है। एहतशाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अब जिस तरह से अहमद साहब भी बात करें कि ये जो अहम कोर इश्यूज़ हैं वो ये हमारे सामने उन्होंने रखे हैं, जिसमें एक रेगुलेटरी बॉडी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर, आप किस तरह से देख रहे हैं इन चैलेंजेस को, कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं, कितनी तवज्जो मज़ीद देने की ज़रूरत है ताकि हम ये इससे भरपूर तरीके से इस्तेफ़ादा कर सकें? हम ना बुनियादी तौर पे तो ब्लू इकॉनमी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि हमारे ओशन रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल यूज़ उसका कितना कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना बड़ा पोटेंशियल है 4 बड़े सेक्टर का, जिसमें आप फिशीज देखते हैं, एक्वा कल्चर देखते हैं, मैरीटाइम टूरिज़म देखते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है ना उनका फ़ायदा और फिर जॉब क्रिएशन में देखते हैं। तो देखें, जहाँ तक अभी आप जिक्र कर रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये इस हवाले से जो अच्छी खबर है, अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से डेनमार्क की मर्सर कंपनी ने $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है और ये जिसको कहते हैं इंसेंटिव है इस फील्ड में आगे जाने के लिए। अब मसला ये है कि इतना अनटैप पोटेंशियल है हमारे इस सेक्टर का कि जी उस पर अभी तक हमने देखा 76-77 सालों में हमने कुछ नहीं किया। 2400 किलोमीटर का इतना शानदार खूबसूरत कोस्टर है हमारा, और कहा जाता है कि अगर थोड़ी सी फैसिलिटी दिए जाएँ तो मैरीटाइम टूरिज़म जो है ना वो भी बहुत आगे जा सकता है हमारा। और जो हमारा हमेशा का मसला है कि जी हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैसे करनी है, तो वो मैं ज़ाती तौर पे एक दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर थे शौकत जी साहब, तो हमें जहाज़ में लेके गए, तो वो 1 घंटा जहाज़ आमना ऊपर उठता रहा। इतना खूबसूरत मैं बता रहा हूँ कि सारा हमारा कोस्टल एरिया है कि जिसको लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, और एक जो भी बात हो रही थी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ना इसको बेहतर कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और फिर इसमें हम तो देख रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बड़ी गुंजाइश है। एक ये नया सेक्टर है, आप देखें ये $24 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है। हम ना ये मैरी टाइम जो है ना, ये आप अपना ओशन के बारे में जो बातें करती हैं, उसके बाद ये ब्लू इकोनॉमी है, 24 ट्रिलियन ग्लोबली जो है ना ये पैदा करते हैं, हमारा इसमें बहुत ही कम हिस्सा है। और जिस तरीके से हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास इस हवाले से इतना वास्ट 2400 किलोमीटर का एरिया है, मेरा ख्याल है कोई वजह नहीं अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, और मेरा ख्याल है जो इंसेंटिव जेन्युइन देने वाले इन्वेस्टर को दिए जाए, सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है स्काई इज़ द लिमिट। इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे लिए। हमारा जो मसला है फॉरेन एक्सचेंज जर्नी का, उसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। अहमद साहब, ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसकी बात की है एहतशाम साहब ने, कितना ज़रूरी है कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है वो आएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अब जो उड़ान पाकिस्तान है इसने जो ब्लू इकोनॉमी के लिए अहदाफ सेट किए हुए हैं, ये फौरी तौर पर आपको क्या क्या इकदाम इनको हुकूमत पाकिस्तान को लेने चाहिए कि इस पर एटलीस्ट काम तो शुरू हो और उन अहदाफ तक पहुँचा जा सके? आप क्या यहाँ पर अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे इस हवाले से, सजेशंस? जी आमना, जैसे एहतशाम साहब ने भी कहा कि 24 ट्रिलियन की ये इकॉनमी है, तो परसेंटेज में देखें तो तकरीबन 1/4 ऑफ दी ग्लोबल जीडीपी बनता है। तो हम अगर अपने हिसाब से देखें और हमारे पास अगर एवरेज देखें तो अगर 6 to 7% पे भी हम आ जाते हैं तो भी तकरीबन ये 25 से 30 बिलियन का हमारी इकॉनमी में इसका हिस्सा होना चाहिए, जबकि वो अभी फ़िलहाल 2 से 3 बिलियन तक है, जो बहुत कम है। तो आपके सवाल की तरफ आते हैं कि अब इसके अंदर करना क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में जो उड़ान पाकिस्तान एक पहला बहुत अच्छा इकदाम है जिसमें ब्लू इकॉनमी के अहमियत को गवर्नमेंट लेवल तक इसकी अहमियत को माना गया, और एक जो 10 थीम बनाए गए हैं उन 10 में से एक थीम जो जिसको क्रॉस कटिंग थीम के नाम से कहा, वो है ब्लू इकॉनमी। तो हम ये समझते हैं कि अलावा उसमें जो 4 बड़े जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग की बात की गई, फिशरीज़ की है, टूरिज़म की है और सी फूड की, इसके अलावा तकरीबन 40 के करीब और ऐसे एवेन्यूज़ हैं कि जिसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट हम करवाएंगे तो पॉलिसीज़ बनाएंगे तो बहुत इन्वेस्टर आएंगे। छोटी मिसाल कि अभी जैसे हमने श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर जैसी ही तवज्जो दी, तो आपको पता होगा कि पंजाब में, साउथ ऑफ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग स्टार्ट हुई है। तो उसके पहले ही उसमें 100 एकड़ के अंदर उन्होंने तकरीबन 2600 टन के करीब उन्होंने एक्सपोर्ट किया,
और अभी उन्होंने नेक्स्ट ईयर का बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा है, जो कि लेकिन हमारी जो फिश की जो वैल्यू है इंटरनेशनल अगर देखा जाए तो वो बांग्लादेश या इंडिया उससे कम भी है, 2-3 गुना कम है। उसकी रीजंस क्या है? जी आमना, उसकी रीजंस ये है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं और जो पैकेजिंग है वो हमारे पास उस तरह की अवेलेबल नहीं है। और जैसे जैसे ये अभी इन्वेस्टमेंट आएगी तो ज़ाहिर बात है ये टेक्नोलॉजी भी फिर हमारे पास आएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ये तवज्जो देने की यकीनन ज़रूरत है। जैसे जैसे आप पैकेजिंग, जैसे अभी हमने जो श्रिम्प हमने एक्सपोर्ट किया वो तकरीबन $8 to $10 पर kg है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 18 से 20 के करीब होता है। उसकी रीज़न यही है कि जिस मुल्क में जा रहा है उसने उसको रीपैक करना है और उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आगे एक्सपोर्ट करना है, तो आधा प्रॉफिट तो वो मुल्क ले लेगा हमसे। तो ये चीज़ें जो है ना, वैल्यू एडिशन के ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ेगी और उससे फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, और ये जो हमारी हम देख रहे हैं ब्रेकिंग शिप यार्ड, इससे किस हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि अगर जब हम गडानी की बात करें वो पहले कभी किसी ज़माने में पहले नंबर पर था, अब हम देख रहे हैं 5वें नंबर पर आ गया है। और ये भी खदशात है कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हमने मीट ना किए तो इस पर बैन भी लग सकता है। ये आप ऐसा समझते हैं? जी आपने बिल्कुल सही आपने इसको हाईलाइट किया कि ये दुनिया में नंबर 1 हमारी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी, जिसको पहले शिप ब्रेकिंग कहते थे और आजकल अभी शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। तो ये हमने इस पे तवज्जो नहीं दी। 2011 से 2009 से ये स्टार्ट हुआ कि हमें हांगकांग कन्वेंशन को रेटिफाई करना है। और उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बेसिकली यही थी कि हमने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, पोल्यूशन नहीं फैलानी, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखना। तो वो हमने उस तरह के रूल्स नहीं बनाए और उस तरह की रेटिफिकेशन की तरफ नहीं गए। उस वक्त बांग्लादेश ने भी इसको रेटिफाई कर लिया और इंडिया ने भी। अब उनकी इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँच गई। हमने अभी लास्ट ईयर इसको रेटिफाई किया और अभी ये इस साल जून में अडॉप्ट हो जाएगा। तो अब जाहिर बात है कि इतने कम अरसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में हम नहीं इसको मीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा लॉस होने जा रहा है, जो कि अगेन पॉलिसी डोमेन में जो हमारे डिसीजन मेकर हैं उनकी नज़र से चूँकि ये चीज़ नहीं आई। इसमें नेशनल ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने आते ही सबसे पहले बहुत बड़ी एक मुहिम भी चलाई और साथ में हमने एक नॉर्वे के साथ मिलके इसके गैप एनालिसिस किए जो इंटरनेशनल। जी मैं एहतशाम साहब का भी इस पे एक क्लोजिंग रिमार्क्स ले लूँगी इस सिलसिले में। जो हम देख रहे हैं कि जो लॉस अगर हमारे पे इस पे बैन लग जाता है एहतशाम साहब, तो ये नुकसान तो होगा, लेकिन इसको रोका जा सकता है कुछ निगोसिएशन से या कुछ ऐसे इकदाम करके? देखिए, इस हवाले से तो आमना इत्तलात यही है कि हुकूमत को भी रियलाइजेशन है और ख़ास तौर पे ऐसा एफसी हम देखते हैं जो ओवरसी कर रहा है सारी ट्रेड और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, और ब्लू इकॉनमी जो हुकूमत अब प्लान कर रही है कि हमने अगले 10 सालों में $3 ट्रिलियन की इकॉनमी बननी है, तो ब्लू इकॉनमी का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। बाय द वे, इसमें आमना जो इनिशियल एस्टिमेट लगाए गए हैं कि 10 लाख जॉब जो है ना इमीडिएटली पैदा हो सकते हैं अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बेहतर हो जाता है। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑफशोर विंड का और सोलर इंस्टॉलेशन का। अब ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरा ख्याल है एक बात सबसे अहम है जो इस सारे मामले में इस वक्त हम बहुत अरसे से कर रहे हैं, वो फ़िश एक्सपोर्ट का मामला है। सही कह रहे हैं, पैकेजिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत बड़ा इशू है। साउथ एशिया में कहा जा रहा है कि जितना पोटेंशियल हमारा है फ़िश एक्सपोर्ट का शायद बहुत कम मुल्कों का है। उसमें सिर्फ अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, ऑफिशियली इसको पैटर्नाइज किया जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा पोटेंशियल है हमें फॉरेन एक्सचेंज देने के लिए। लेकिन ओवरऑल ब्लू इकोनॉमी पे 75 सालों में पहली मरतबा फोकस हो जाना, मेरा ख्याल है अनटैप रिसोर्सेज अगर हम ये ट्रांजिशन देखें ब्लू इकोनॉमी वाला, हमारा ऐसा मिलेगा, एक पैराडाइम शिफ्ट हो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अहमद सईद साहब मौजूद थे, एहतशामुल हक साहब, दोनों ने टाइम निकाला। इस ये ब्रेक की जाने पड़ते हैं। ब्रेक के बाद दीगर हम स्टोरीज और नए गेस्ट हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। टूटी फूटी सड़कें, खस्ता हाल इमारतें, ट्रैफिक हादसात में इजाफा, ये इस शहर का हाल है जिसे शहर कायद कहा जाता है। वो शहर जिसने माली साल 2023-24 में भी मुल्क के तमाम शहरों से ज़्यादा टैक्स दिया। FBI ने रिपोर्ट में कहा है कि कराची के लार्ज टैक्स ऑफिस ने मजमूई तौर पर 2522 अरब रुपए से ज़ायद मालियत का टैक्स जमा किया है। इसके बावजूद ये शहर बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग्स भी बर्दाश्त करता है
और भारी भरकम बिल्स का बोझ भी पूरा पाकिस्तान ही उठा रहा है। पीने के साफ पानी से भी महरूम है ये शहर और टैंकर्स माफिया का शिकार भी बनता है। कराची के मसाइल और साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं कि जो जमात इस्लामी सिलसिले में जो कि बिजली की कीमतों पर ख़ास तौर पे कहा जा रहा है, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, इसमें कमी लाने के लिए 17 जनवरी को मुल्कगीर एहतजाज करने जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मोनम ज़फ़र साहब असामी कराची उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी जो एहतजाज होने जा रहा है मुल्कगीर 17 जनवरी की जो डेट दी गई है, इसका मेन एजेंडा क्या सिर्फ बिजली और गैस की कीमतें या बाकी मसाइल पर भी हैं? देखिए, इसका जिस तरह उन्वान से जाहिर है, बिजली और गैस के इशू पर हम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और मेन एजेंडा ये है कि जो IPPs थी जिन पे हुक्मरान तबकात बात करने के लिए तैयार नहीं थे और ये कहते थे कि इन मौज़ूआत पर बात भी नहीं हो सकती, अगर बात की जाएगी जो फ़ॉरेन डोनर्स हैं, जो फ़ॉरेन आपके IPPs हैं, ये नाराज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। जब हम IPPs के हवाले से बात करते थे, जब हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करते हैं तो इनको परेशानी होती थी। आज ये कहते हैं कि हमने 5 IPPs के को जो है वो रोल बैक कर दिया है। इसी तरह हमने असर 9 8 IPPs के साथ हमने बात की है और इस पूरे के नतीजे के अंदर कौमी ख़जाने को 1100 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है। ये आज की खबर है जो हमारे वज़ीर तवानाई ने पेश की है। कल एक जगह उन्होंने खिताब करते हुए ये बात जो है वो गोश गुजार की कि 1100 अरब रुपए का जो है फ़ायदा हुआ है कौमी ख़जाने को, लेकिन इस कौमी ख़जाने को जो 1100 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ है, इसका आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचा है? सर उन्होंने तो यही क्लेम, यहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ जिस आप खिताब का जिक्र करें ना, जिस इवेंट में मौजूद थे वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा 10 से 12 रुपये हम बिजली कम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि जी असर जो IPPs के साथ मुज़ाकरात है उसका पहुंच चुका है। और एक दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि बिजली सारिफीन के लिए कीमतें कम हुई हैं। आपको लगता है ये ऐसी सिचुएशन है? देखिए जी, हमें तो ऐसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। अगर फ़ायदा हुआ होगा तो मेरा ख्याल है हुक्मरान तबकात को फ़ायदा हुआ होगा कि जिस तरह इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, 950% तनख्वाहें बढ़ी हैं पंजाब में। अभी ये सारे हुक्मरान जिसमें पीपल्स पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग नून, क्या अपोजिशन, क्या ट्रेजर बेंचेस, सब ने मिलकर मुतफ़क्का तौर पर MPs की तनख्वाहों में इजाफे के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने जो है इसको कबूल कर लिया। तो इस मामले के अंदर ये सारे लोग एक हैं अपनी अय्याशियों के लिए, अपने शाखर्चियों के लिए। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने एक पिछले दिनों जो है काबीना में पेश किया गया था कि 2 अरब रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए। तो इन सब की अय्याशियाँ चल रही हैं, इनके प्रोटोकॉल चल रहे हैं और ये पूरी तरह लूट रहे हैं। लेकिन आवाम को इन सारे IPPs को बंद होने का, 5 IPPs बंद हुए, 8 से नेगोशिएशन जारी है, फर्दर मजीद 10-12 15 के साथ 15 IPPs है, उनके साथ जो मुआहदे हैं उस पर भी नजर सानी के लिए काबीना के सामने रखेंगे। और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि हुकूमती IPPs की जानिब भी जाया जाएगा। आपको लग रहा है कि आवाम को फायदा नहीं हुआ है इसका? हमें तो कम से कम नजर नहीं आ रहा कि इसके नतीजे के अंदर आवाम को फ़ायदा हो। और जमात इस्लामी इसी हवाले से 17 जनवरी को पूरे पाकिस्तान में हम एहतजाज कर रहे हैं कि जो बिजली के मामलात हैं, चाहे वो IPPs हों, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, जो कराची लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है, वो के इलेक्ट्रिक जो 68 बिलियन रुपीज़ अभी नेपरा के अंदर उसने दरख्वास्त दी कि हमें जो है वो 68 अरब रुपये, वो रुपये कि जो बिजली चोरी हुई है या फिर लोगों ने बिल अदा नहीं किए हैं, वो उन सारिफीन से दिलवाए जाएं। ये कहते हैं बेल आउट पैकेज होगा कि जो सारिफीन ऑलरेडी बिल अदा करते हैं, हम उनके ज़रिए 68 बिलियन रुपीज़ वसूल करें कि जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके पैसे भी वो लोग देंगे। तो ये तो सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी बिजली और गैस की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आई है सिंध में, उसकी फराहमी के लिए हम इकदाम भी कर रहे हैं और वज़ीर आज़म ने भी यकीन दहानियाँ कराई हैं कि मज़ीद भी बेहतर किए जाएंगे इकदाम। मेरा ख्याल है हुक्मरानों को ये बेहतरी नज़र आ रही है, अवाम की सतह पर तो ये बेहतरी कहीं नज़र नहीं आ रही। सर्दी है और सर्दी में भी कराची के बाज़ इलाकों में 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोड शेडिंग है, कोई सुनवाई नहीं है। और डटाई के साथ मुनिस अलवी साहब CEO के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि लोड शेडिंग तो होगी, जबकि नेपरा ने इनको फ़ाइन किया, 5 करोड़ रुपए फ़ाइन किया था। इन्होंने फ़ाइन भी देना इनको पड़ा। पिछले साल 5 अप्रैल को फ़ाइन किया गया था, ये हमारी जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर। और इसी तरह लोड शेडिंग के खिलाफ अभी भी हम सिंध हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं कि खुदारा कराची के शहरियों को
कम से कम आप इतना तो करें कि कराची के शहरियों को सर्दी के अंदर भी लोड शेडिंग हो रही है और लोग जो है वो बिजली से महरूम होते हैं, बिजली मौजूद नहीं होती है जब अपने घरों को पहुंचते हैं, अपने ऑफिसों से। ये सूरत हाल है जिससे शहर के लोग गुजर रहे हैं। मोनम साहब, आपके एहतजाज के हवाले से कुछ बात करते हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि ये जो मुल्क गिर एहतजाज है इसकी कामयाबी के लिए, क्योंकि पहले भी एक मोमेंटम बना था, हमने देखा था कि जमात इस्लामी का जो एहतजाज था वो बड़ा हाईलाइट हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको जो मोमेंटम बना हुआ था उस वक्त अगर ये यकीन दहानियों के बजाय इस पर इकदामात हो जाते ऐलानात की बजाय, तो आप नहीं समझते कि बेहतर होता? और इस बार क्या अलग तैयारी है? 14 दिन का जमात इस्लामी ने धरना दिया पिंडी में, और 14 दिन जो है वो उसमें वजीर दाखिला और इसी तरह जो है वो हमने देखा कि वहाँ वजीर इत्तलात और नशरियात, ये सब लोग मौजूद थे। इन्होंने बातचीत की, बातचीत के बाद 14 दिन के धरने का अख्ताम हुआ और उस धरने का नतीजा ही है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ, IPPs पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। आज वही IPPs जिन पे ये बात नहीं कर रहे थे उनसे रीनेगोशिएट कर रहे हैं, ये उनसे मुआहदे ख़त्म किए जा रहे हैं, उनसे वो सारी चीज़ें कि जिस पर जो मतलब बाज़ IPPs तो ऐसी थी कि जिनको अरबों रुपए सालाना अदा किए जाते थे, बगैर कोई यूनिट जनरेट किए बगैर अदा किए जाते थे, उनसे अगर रीनेगोशिएट हो रहा है तो इसीलिए हो रहा है कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद थी। ये जमात इस्लामी की जद्दोजहद है कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक हाईलाइट हो रही है, वरना के इलेक्ट्रिक तो एक ऐसा माफिया है कि जिसके खिलाफ कोई बात ही नहीं करता था। वो लोगों को नौकरियां देते थे, वो लोगों को नवाजते थे और उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या तब तक जारी रहेगा जब तक हम देख रहे हैं कि IPP से रीनेगोशिएशन जो बाकी रह गए हैं रिमेनिंग, उनके साथ कामयाबी से उससे हासिल हो जाए? देखिए, रीनेगोशिएट होने तक भी और साथ साथ अवाम को रिलीफ मिलने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जो वज़ीर आज़म है हम देख रहे हैं वो भी, उनकी काबीना भी, वज़ीर ख़जाना भी और जो माशी माहिरीन भी हैं वो भी कई ये क्लेम कर चुके हैं, स्टैट्स हमारे सामने रखते हैं। वो ये कह रहे हैं जी अफरात ज़र 4.1% पे आ गई है। अगर हम 23 जनवरी का उठाएं ज़र मुबादला के आपके जो ज़खायर हैं वो $8 बिलियन थे, जो कि अब $16 बिलियन तक आ चुके हैं। पॉलिसी रेट 22% पर था, अब 13% पर आ चुका है। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है। लेकिन जब ही ये मुल्क तरक्की करने लगता है मुआशी तौर पर, तो उस वक्त अपोजिशन आ जाती है एहतजाज लेके। तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो रुकावट पैदा कर देते हैं मुआशी तरक्की में। किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अपोजिशन जो है वो अगर बरसर इक़्तिदार लोगों को आईना दिखाती रहे, उनको बताती रहे कि आपके करने के काम क्या थे और आप कर क्या रहे हैं। ये 23% पर इंटरेस्ट रेट लेकर कौन गया था, ये भी तो बताएं। शहबाज शरीफ साहब बताएं कि आप ही की हुकूमत में ये PDM 1, PDM 2, PDM 3, अब कितनी PDM बन चुकी हैं। इसके अंदर ये इंटरेस्ट रेट लेकर भी तो ये गए थे 23% तक। अगर आज 13% पे आ गया है तो कौन सा कमाल कर दिया। बात ये है कि इन सारी चीज़ों के जो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स हम पहले भी बहुत सारे देखते रहे हैं। ये अशारिये ऊपर जा रहे हैं, अशारिये नीचे आ रहे हैं। ये इससे पहले PTI की हुकूमत के अंदर भी यही कुछ होता था और प्रेजेंटेशन दी जाती थी, उसके बाद एक सुनहरे ख्वाब होते थे जो दिखाए जाते थे, जो हुक्मरान अवाम को जो है वो अपनी तकरीरों के जरिए बताते थे। अवाम के दिन उस वक्त फिरेंगे जब महंगाई के अंदर कमी होगी। अच्छा मोनम साहब, हम मुर्तज़ा वहाब साहब से भी बात कर चुके हैं। कराची के मसाइल की अगर हम बात करते हैं, मुल्क भर की तो हमने बात की है, कराची के अगर मसाइल की, तो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं काम हो रहा है, इनको नज़र नहीं आता अपोजिशन को, और ये सिर्फ शोर मचाने के लिए। वो ये कह रहे हैं टाउन इंतज़ामिया UC लेवल पे काम खुद नहीं कर रही, जो इनके काम करने वाले हैं वो कर लें तो मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए, पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर सियाह धब्बा है। फॉर्म 47 की शक्ल में बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब से कोई ये पूछे कि आप बताइए कि 1.5 साल का वक्त गुजर गया, सिटी कौंसिल के अंदर कमेटियां बनाने का अमल तो उन्होंने मुकम्मल किया नहीं है आज तक, कि जो अपोजिशन और ट्रेजरर बेंचेस पे जो अफराद होते हैं इन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाई जाती हैं चलाने के लिए कौंसिल को, जो है वो तो आपने किया नहीं। आप टाउन को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप यूसीज को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, यानी आप इख्तियारात की निचली सतह पर तकसीम करने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी मिसाल इस तरह समझिए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया गया है जिसमें टाउन और यूसी का कोई अमल दखल नहीं है। यानी कचरा उठाना हो तो सिंध गवर्नमेंट, जो नाअहल गवर्नमेंट है, जो पिछले 16 साल से बरसर इक़्तिदार है, पानी और सीवरेज का मसला हो शहर के अंदर तो सिंध गवर्नमेंट, टाउन और यूसी से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। जब टाउन और यूसीज को आप ऑन बोर्ड ले ही नहीं रहे, जब सिटी के अंदर आपने कमेटियां ही नहीं बनाई, जब ओपोजिशन को आप एतमादी भी नहीं लेते, जब वसाइल को निचली सतह पर आप तकसीम ही नहीं कर रहे, यहाँ तक के गटर के ढक्कन
ये मेन होल कवर बनाने का काम भी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जिम्मे है, जिसके चेयरमैन मुर्तजा वहाब साहब हैं। अब आप बताइए मुझे, शहर के अंदर पानी का मसला है, शहर के अंदर पिछले साल 19 बच्चे मेन होल कवर ना होने के नतीजे के अंदर गटर में डूबकर जाँ बहक हो गए। इस साल शहर के अंदर अभी 4 दिन पहले एक वाकया पेश आया जिसके अंदर एक बच्चा जो शादी हॉल के बाहर खेल रहा था वो गटर में डूब गया और उसकी डेथ हो गई। अब आप मुझे बताइए, इस शहर का हाल है जो अभी भी रिकॉर्ड जिसने 2522 बिलियन रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। थैंक यू सो मच मोनम जफर साहब। तमाम तर सूरत हाल पर बात कर एहतजाज करने जा रही है जमात इस्लामी। नाजरीन 17 जनवरी को इस हवाले से भी बात की उन्होंने और कराची के जो मसाइल थे उस हवाले से भी इनका शुक्रिया अदा करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ी एक स्टोरी हमारे पास है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी मैदानों की रौनकें भारत को एक आंख नहीं भाती। जब 2021 में आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को सौंपी गई थी, उसी वक्त से भारत ने सिक्योरिटी को बहाना बनाकर यहां खेलने पर खदशात का इजहार करना शुरू कर दिया था। और फिर वही हुआ, भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। पूरी कोशिश की कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। आखिरकार आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत 2027 तक तमाम पाक भारत मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर करवाने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब 29 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी इवेंट होने जा रहा है और इसी सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेने आईसीसी का 6 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है। वफ्द ने नेशनल स्टेडियम और टीम्स के होटल का दौरा भी किया और इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। जबकि हम देख रहे हैं कि मोदी का गोदी मीडिया इस तैयारियों से उनको हम देख रहे हैं कि सुकून नहीं मिल रहा और ये तैयारियां उनको हजम नहीं हो रही। और उसने एक मरतबा फिर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। यही तक बात नहीं रही, ये भी कहा कि ये इवेंट पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर बात स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमें फवाद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनके साथ साथ पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद मुस्तफ़ा, सबसे पहले सर आपकी जानिब आ रही हूँ, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि पीसीबी तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तान की जो हम देख रहे हैं कि ट्राई सीरीज़ भी होस्ट करने लगा है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, उसका वेन्यू भी इवन शिफ्ट कर दिया है। जिन स्टेडियम्स की बात हम देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया जिसको कोट कर रहा है वो है नेशनल स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम। वहाँ पे अपग्रेडेशन और रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पे तैयारियां ही मुकम्मल नहीं है। अब 19 फ़रवरी को होनी है हमारी चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं भारतीय प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। देखिए, अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का जो इख्तिताम हुआ है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज जीता है, इंडियन टीम पे बहुत ज्यादा दबाव है, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो मीडिया को शिफ्ट करना था। इंडियन क्रिकेट के लिए थोड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। रोहित ने परफॉर्म नहीं किया, कोहली ने परफॉर्म नहीं किया, चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से जाएं, क्या ये खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो उसी दौरान मीडिया ने कुछ थोड़ा सा उन्हें भी लोगों को दूसरी तरफ लेके जाना, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि पाकिस्तान का रुख किया जाए। अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं आईसीसी को कोई इशू होता तो उनका वफ्द आया, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। साथ साथ पीसीबी ने ये भी बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर भी टाइम है, हम जो 3 नेशन सीरीज है वो भी लाहौर और कराची में करने जा रहे हैं। तो ये वो कॉन्फिडेंस है जो पीसीबी ने शो किया है कि जब तक हमारे मामलात सारे मुकम्मल हो चुके होंगे और हम आईसीसी से पहले भी एक इवेंट इन वेन्यूज पे करा देंगे। तो वो एक, आप जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ होता यही है कि मीडिया जब अंदरूनी हालात थोड़े से परेशान कुन होते हैं तो दूसरी तरफ का रुख करती है। तो वो यही एक कोशिश है और मुझे नहीं लगता ये कोशिश कामयाब होगी और ऐसा कुछ होने जा रहा है। मीर साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं, आपको ये सारी सिचुएशन से आप बिल्कुल बाखूबी वाकिफ है, तो तैयारियों के हवाले से ज़रा बता दीजिए कि ये जो तैयारियों के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किस हद तक तैयारियां हमारी मुकम्मल हैं? ये ढूंढता है कोई ना कोई एक्सक्यूज पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए हर जगह, पॉलिटिकली भी और स्पोर्ट्स वाइज। और अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ये पॉलिटिक्स तो उसके अंदर लेके आ जाते हैं, इसीलिए तो वो खेलते नहीं है। इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का एज फार एज द ट्रॉफी स्पिरिट इज कंसर्न्ड, उसका तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलते हो, सारे मुल्क आपके आप आते हैं, खेलते हैं, आपने हाइब्रिड नवाबजादों की तरह आप बाहर खेल रहे हैं किसी और मुल्क के अंदर, तो ये स्पिरिट नहीं होती है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो हमारी तैयारियां नहीं है, बिल्कुल हमारी तैयारियां चेयरमैन पीसीबी ने बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के बाद
आपके पास ये स्टेडियम मौजूद होगा। लेकिन ये मेरे भाई ने बिल्कुल सही बात की है, वो हार गए हैं, अब उनको डाइवर्जन चाहिए। अब वो डाइवर्जन के साथ इधर उधर की ऐसी ये मैं कहूँगा ऐसे नीच लोगों के मुतालिक कमेंट करना ही नहीं चाहिए। ऑनेस्टली स्पोर्ट्स, हमेशा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दो और इसमें गंद ना डालो। ये लोग छोटे लोग हैं, एंड ये छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। इंशाल्लाह वील बी रेडी फॉर इट। एंड पाकिस्तान आप कह लो कि हमेशा एक हॉस्पिटेबल एक मुल्क है। चलिए फवाद साहब, आपकी जानिब आ रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए जो चैंपियन ट्रॉफी वाला जो इवेंट है, इसकी कामयाबी कितना बड़ा चैलेंज है, इसको कामयाबी से होस्ट करना और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस उससे भी साबित करना। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताते रहूं हमारे देखने वालों को, उनको शायद अंदाजा नहीं है कि जब पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से बाहर आया था तो 87 में इंडिया पाकिस्तान में हुआ था, फिर हम 96 में भी इसका फाइनल करा चुके हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक इवेंट होने जा रहा है, इससे पहले पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज तो है जो क्रिकेट बोर्ड भी समझता है, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड, हम सब के लिए ख्वाहिश है कि अच्छे तरीके से ये इवेंट कंप्लीट हो, जिसको बड़े लंबे टाइम से प्लान किया जा रहा है। उसी को सोचते हुए स्टेडियम्स में बनाए गए, गद्दाफी स्टेडियम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, नेशनल स्टेडियम भी और पिंडी, 3 जगहों पे ये हो रहा है। और साथ साथ अगर आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देखें तो देखिए, आप वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हो, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान टीम। और अगर आप उसके मवाजने या मुकाबले में इंडिया को देखें तो इंडिया में इस वक्त जिस तरह से इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं कोहली पे, रोहित पे, तो वो एक सेटल्ड टीम नहीं है। ऑल्दो ठीक है, इंडिया को एक फायदा मिल गया है जो उनकी इजारादारी आईसीसी में, कि उन्होंने अपने सारे मैचेस दुबई के जो है वो इंडियन है, जय शाह साहब जी, सारे मैचेस उन्होंने दुबई में करा लिए हैं। ये सब उन्हें फायदा उसका मिल गया है। लेकिन देखिए, स्टिल आपको टीम को अच्छा करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, और एक टीम को जीतने के लिए टीम का यकजा होना बहुत जरूरी है। उनके कोच जो हैं गंभीर साहब, उनकी भी कुछ नाराजगियां हैं। हमारा एक अच्छा कप्तान है जो इतनी शानदार कामयाबी हासिल करके ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका किसी भी मुल्क के लिए आसान नहीं है। तो हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, और तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की काफी अच्छी तैयारी है, और मेरे ख्याल से इन कंडीशंस के हिसाब से टीम सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए। आपकी बैटिंग, आपकी बॉलिंग, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, वो सब देखते हुए करना, और जो इन फॉर्म से उनके साथ जाना है। यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, और दुआ हमारी होनी चाहिए कि साइम फिट हो जाएं, और उम्मीद यही है कि वो फिट हो जाएंगे, क्योंकि साइम जिस फॉर्म में है, अगर वो नहीं हुए तो हमें नुकसान हो सकता है। थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ मौजूद थे स्टोरी पर बात करने के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।